एपिसोड 17 पेशकश मीरे कारवां। सिम्बा का कहना दुरुस्त साबित हुआ था और उस रात कोई गैर मामूली वाकया पेश नहीं आया। सुबह नाश्ते के बाद मैं अकेला ही टहलता हुआ दरिया की तरफ चला गया और बमला हस्बे मामूल थ्यूबर बस्ती की दूसरी औरतों के साथ थी। दरिया बस्ती से तकरीबन 100 गज के फासले पर था। किनारे पर पहुंचकर झाड़ियों के साथ साथ चलता हुआ मैं काफी दूर तक चला गया। तकरीबन 1 घंटे के बाद जब मैं वापस आया तो एक जगह कद आदम झाड़ियों में सरसराहट सुनकर रुक गया और मुतजस्सिस नजरों से इधर उधर देखने लगा। मेरा ख्याल था कोई जानवर होगा, लेकिन एक तरफ 2 औरतों को झाड़ियों से बरामद होते देख मैं चौंके बगैर नहीं रह सका। वो दोनों ज़ेरी लिबास पहने हुए थे और जिस्म के बलाई हिस्से नीम बरहना थे। इन दोनों के हसीन होने में कोई शुबा नहीं था, लेकिन उनके होंठों पर मुस्कुराहट बड़ी खतरनाक थी। वो दोनों चंद लम्हे मेरे चेहरे को तकती रही, फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ बढ़ने लगी। उनके खतरनाक इरादे भांपते ही मैं आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटने लगा। उनके होंठों की मुस्कुराहट गहरी हो गई। दोनों बाहें फैलाकर और कदरे झुक झुक कर आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ बढ़ने लगी। उनका अंदाज ऐसा था जैसे किसी मुर्गे को घेरने की कोशिश कर रही हूँ। मैं उल्टे कदमों पीछे हटने लगा। उस वक्त मेरे दिमाग में सनसनाहट हो रही थी। सिम्बा ने मुझे अपने कबीले के बारे में बहुत कुछ बताया था, लेकिन ये तो नहीं बताया था कि इस कबीले की औरतें किसी वक्त भी इस कदर खतरनाक साबित हो सकती हैं। उल्टे कदमों पीछे हटते मेरे पैर एक पत्थर से टकरा गया। मैं लड़खड़ा कर रह गया, तवाज़ुन बिगड़ गया। मैंने संभलने की कोशिश की मगर कामयाब नहीं हो सका और पुश के बल जमीन पर गिरा। ये भी गनीमत था कि गिरते हुए मेरे दोनों हाथ जमीन पर टिके थे। वो दोनों खूनहार बिल्लियों की तरह मुझ पर झपक पड़ी और कहके लगा रही थी और मैं चीख रहा था। फिर अचानक एक गूंजदार आवाज सुनकर उन दोनों ने मुझे छोड़ दिया और उठकर एक तरफ खड़ी हो गई। मैंने गर्दन घुमा कर देखा। एक जानब सिम्बा खड़ा था और उसके चेहरे पर बरहमी के तासुरात थे। वो बड़े ही गुस्सीले अंदाज में इन दोनों औरतों से कुछ कहता रहा। वो खामोश खड़ी रहीं। उनके चेहरों से मायूसी झलकती थी। मैं उनकी तरफ देख के मुस्कुरा कर खड़ा हो गया। चंद मिनटों की इस वहशत ने मेरी कमीज तार तार कर दी थी। सिम्बा ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, मैं तुम्हारी ही तलाश में इस तरफ आ रहा था। मैं अपने कबीले की औरतों के इस पहलू के बारे में तुम्हें बताना भूल गया था। उसने रुक कर इन दोनों औरतों से कुछ कहा और वो कह के लगाते हुए झाड़ियों में गायब हो गई। सिम्बा मुस्कुरा कर मेरी जानब देखने लगा। मैंने उलझे हुए लहजे में उससे पूछा, क्या बात है, तुम मेरी तलाश में क्यों आए थे? मैंने अपनी फटी हुई शर्ट को संभालने की कोशिश करते हुए कहा, बस्ती में एक अजनबी आया है, वो तुमसे मिलना चाहता है। सिम्बा ने कहा, अजनबी मुझसे मिलना चाहता है? मैंने हैरत से कहा। फिर हम दोनों बस्ती में आ गए और बस्ती में दाखिल होते ही बमला दौड़ती हुई मुझसे लिपट गई। वही हुआ जिसका डर था हिम्मत सिंह। उसने मेरे कान के करीब सरगोशी की। वो आदमी अगरचे हमारे लिए बिल्कुल अजनबी है, लेकिन वो मुझे यकीन है कि वो चांगली या नागपाल का आदमी है। नागपाल! मेरे दिमाग में धमाका सा हुआ। मैंने बहुत कोशिश की मगर मुझे इस नाम के आगे कुछ याद नहीं आ सका था। मैं सर झटक कर रह गया। सिम्बा के कहने के मुताबिक वो अजनबी मुखिया के झोंपड़े में मेरा मुंतजिर था, लेकिन सिम्बा पहले मुझे एक और झोंपड़े में ले गया। यहाँ 2 औरतें बैठी हुई थीं। सिम्बा ने एक औरत से कुछ कहा जिसने झोंपड़े में एक तरफ रस्सी पर टंगा हुआ ब्राउन रंग का एक चोगा उतार कर मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैंने फटी हुई कमीज उतार कर वो चोगा पहन लिया और सिम्बा के साथ झोंपड़े से बाहर निकल आया। जब हम मुखिया की झोंपड़े में दाखिल हुए तो बमला भी हमारे साथ थी। झोंपड़े में एक तरफ तकरीबन 1.5 फुट ऊंचा एक चबूतरा बना हुआ था जो लंबाई चौड़ाई में एक पलंग के बराबर था। इस चबूतरे पर मुखिया और वेद के अलावा एक अजनबी भी बैठा हुआ था जो मुझसे मिलना चाहता था। वो लंबे कद और शरीर जिस्म का मालिक था। नेपाली लिबास सर पर गोल टोपी थी। उसका गाल गैर मामूली तौर पर फूले हुए थे और आंखें छोटी थी जिनमें अय्यारी की चमक नुमाया थी। ये शख्स मुझे पहले ही नजर में पसंद नहीं आया था। वो बड़ा ही कीना दोस्त नजरों से मेरी तरफ देख रहा था। उसने मुझे देखते ही कुछ कहना चाहा मगर वेद ने इशारे से उसे रोक दिया। उसने मुझे अपने सामने बिठा लिया और मेरी पट्टी खोलने लगा। जख्म का मुआयना करने के बाद उसने थैले से डिबिया निकाली और जख्म पर मरहम लगाकर दोबारा पट्टी बांध दी और फिर उसने अजनबी को इशारा किया कि वो मुझसे बात कर सकता है। मेरा नाम योगिंदर नाथ है। उसने कोट की जेब से एक मैला सा रुमाल निकालते हुए अपना तारुफ कराया। मैं टूरिस्ट ऑफिसर हूँ। मुझे मालूम हुआ है कि तुम अपनी याददाश्त खो चुके हो। इन पहाड़ों में सफर करने वालों की देखभाल करना हमारा अहम फर्ज है। बताओ, अब तुम्हें कुछ याद आ रहा है या नहीं?
मैंने उसकी तरफ देखते हुए नफी में सर हिला दिया। ये शख्स मुझे ज़रा भी पसंद नहीं आया था और मेरी ख्वाहिश थी कि ऊट पटांग सवालात से मेरा दिमाग ख़राब करने की बजाय वो जल्द से जल्द यहाँ से चला जाए। चंद रस्मी सी बातों के बाद उसने बताया कि वो यहाँ से 20 मील दूर सड़क के किनारे नीले रंग की एक कार खड़ी हुई मिली है जो टूरिज्म के इलाकाई दफ्तर में मौजूद है। वो मुझसे उस कार की शिनाख्त कराना चाहता है कि वो मेरी है या नहीं। ये जानने के बाद मैं अपनी याददाश्त खो चुका हूँ। उसका ये सवाल ही अहमकाना था। मुझे अफसोस है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। वेद जी ने मुझे आराम का मशवरा दिया है। मैंने कनखियों से वेद जी की तरफ देखते हुए कहा, ठीक है, मैं वेद जी से मशवरा कर लेता हूँ। उसने कहा और वेद की तरफ देखते हुए तिब्बती जुबान में कुछ कहने लगा। वो दोनों इसकी जुबान में कुछ देर बातें करते रहे। फिर योगिंद्र नाथ ने मेरी तरफ मुतवज्जा होकर कहा, वेद जी ने कहा है कि मैं तुम्हें कल अपने साथ लेकर जा सकता हूँ। मुझे अफसोस है, मैं कल भी तुम्हारे साथ नहीं जा सकूंगा। अगर तुम कार की शिनाख्त कराना चाहते हो तो इसे यहाँ से क्यों नहीं ले आए? मैंने जवाब दिया। उसने कहा, बात यह है कि उस अजनबी की नजरें मुझे सुइयों की तरह अपने जिस्म में चुभती हुई महसूस हो रही थी। कार यहाँ नहीं लाई जा सकती। उसका टायर टूटा हुआ है। मैं परसों आऊंगा और फिर से अगले दिन भी। मैं तुम्हारे सेहतयाब होने का इंतजार कर सकता हूँ। मैं फिर आऊंगा। वो शख्स ये कहते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ गया। बमला के करीब से गुजरते हुए एक लम्हे को रुका। उसे बड़ी अजीब नजरों से बमला को देखा और फिर झोंपड़े से बाहर निकल गया। योगिंद्र नाथ चला गया, लेकिन मेरे लिए कुछ और उलझने हो गई। न जाने क्या बात थी कि मैं उसकी मौजूदगी में अजीब सी बेचैनी महसूस करता रहा था। वेद भी जा चुका था और मुखिया भी। झोंपड़े में सिर्फ हम 4 ही अफराद रह गए थे, मैं, बमला, सिम्बा और मुखिया की बीवी, जो चबूतरे पर मेरे करीब ही बैठी हुई थी। ये कौन था हिम्मत सिंह? बमला मेरे चेहरे पर नजर जमाते हुए बोली, याद करने की कोशिश करो, ये कौन था? हमारे गिर्द हदरात मंडलाना शुरू हो गए हैं। अपने जहन पर जोर देकर कुछ तो याद करने की कोशिश करो। अब भी वक्त है कि हम हैरियत से यहाँ से निकल सकें। मैं नहीं जानता ये शख्स कौन है। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। मैंने जवाब दिया और उठकर झोंपड़े से बाहर आ गया। बमला भी मेरे साथ ही झोंपड़े से बाहर निकल आई थी, लेकिन उसे थ्यूब पकड़कर एक तरफ ले गई। मैं मुखिया के झोंपड़े से कुछ दूर एक दरख्त के नीचे पड़े हुए पत्थर पर बैठ गया। मैं योगिंदर नामी इस शख्स के बारे में सोच रहा था कि एक आदमी तेज कदम उठाता हुआ मेरे करीब से गुजर गया। उसके खून आलूदा हाथ देखकर मैं चौंके बगैर नहीं रह सका था। उसके थोड़ी ही देर के बाद 2 आदमी एक स्ट्रेचर उठाकर बस्ती में दाखिल हुए। ये कोई बाकायदा स्ट्रेचर नहीं था। लकड़ी की 2 मोटी मोटी शाहों को एक दूसरे से फासले पर रखकर पौधों की पतली और लचकदार शाहों से बांधकर स्ट्रेचर तैयार कर लिया गया था और इस स्ट्रेचर पर एक शख्स की लाश पड़ी हुई थी। लाश पर कई जगह जख्म के निशान नजर आ रहे थे। उसे किसी ने बड़ी बेदर्दी से मौत के घाट उतारा था। वो लोग लाश कहीं दूर से उठाकर लाए थे। उनके साथ 4-5 आदमी और भी थे। स्ट्रेचर मुखिया के झोंपड़े के सामने रख दिया गया। बस्ती में मौजूद लोग वहां जमा होना शुरू हो गए। मैं भी अपनी जगह से उठकर खड़े होकर आगे बढ़ गया। लाश का चेहरा देखते ही मैं बदहवास हो गया। वो योगिंदर नाथ था जो महकमा टूरिज्म के ऑफिसर की हैसियत से मुझसे मिला था। मैं अच्छी तरह लाश देख भी नहीं पाया था कि सिम्बा भी वहां पहुंच गया। तुम अपने झोंपड़े में जाओ, मैं कुछ देर में तुमसे वहां मुलाकात करूंगा। सिम्बा ने मेरा बाजू पकड़कर मुझे वहां से एक तरफ हटा दिया और आदमियों को लाश उठाने का इशारा किया। मैं अपने झोंपड़े में आ गया और खुले हुए दरवाजे से बाहर का मंजर देखने लगा। झोंपड़ों के दरमियान मुख्तसर से मैदान में बहुत सारे लोग जमा हो चुके थे। इनमें औरतें भी थीं, मर्द भी और बच्चे भी। अभी ज्यादा देर नहीं गुजरी थी कि बमला तेज कदम उठाती हुई झोंपड़े में दाखिल हुई। वो खासी बदहवास और खौफजदा नजर आ रही थी। तुम्हारे लिए एक बुरी खबर है, उसने मेरे चेहरे पर नजर जुमाते हुए कहा। थ्योब कह रही थी कि हमें अब इस बस्ती से निकाल दिया जाएगा। क्यों? उन्होंने अचानक ये फैसला क्यों कर लिया? मैंने जल्दी से पूछा। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई थी और ये ख्याल ही वहशत अंगेज था कि हमें इस बस्ती से निकाला जाने वाला है। अजनबी जगह, अजनबी लोग, अपने आप से अजनबी। मेरे दिमाग में सनसनाहट सी होने लगी। योगिंदर नाथ मर चुका है और लोगों का ख्याल था कि मरने से पहले वो जिस आखिरी इंसान से मिला है वो तुम हो। बमला ने मध्यम लहजे से जवाब दिया। मेरी मुलाकात का उसकी मौत से क्या ताल्लुक? मैंने उलझी हुई नजरों से उसकी तरफ देखा। मैं कुछ नहीं जानती, बस वो लोग कहते हैं कि तुम ही आखिरी आदमी थे जिससे योगिंदर मिला था। मैं थ्योब के पास जा रही हूँ, कुछ देर बाद आऊंगी। बमला तेजी से बाहर निकल गई। मेरा दिमाग बुरी तरह चकरा रहा था। ये बात मेरी समझ में नहीं आ सकी थी कि मुझसे मुलाकात के बाद अगर योगिंदर नाथ मर गया था या किसी ने उसे कत्ल कर दिया तो उसमें मेरा क्या कसूर था। मैं अपनी इन्हीं जहनी उलझनों पर काबू पाने की कोशिश करते हुए सिम्बा का इंतजार करने लगा और सिम्बा तकरीबन आधे घंटे बाद आया था। क्या ये दुरुस्त है कि मुझे इस बस्ती से निकाला जा रहा है? मैंने उसे देखते ही कहा। हाँ हिम्मत सिंह,
وہ بولا، ہمارے بستی کے لوگ بہت زیادہ توہم پرست ہیں. یہاں برسوں سے اس قسم کا واقعہ پیش نہیں آیا. یہ بہت ہی صلح جو اور امن پسند لوگ ہیں، اور وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یوگیندر ناتھ اپنی موت سے کچھ دیر پہلے تم سے مل کر گیا تھا، اس لیے اس کی موت کا ذمہ دار وہ تم ہی ہو. گویا میں شیطانی قوتوں کے زیر اثر ہوں. میں نے اس کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے پوچھا، یوگیندر کی موت کیسے واقع ہوئی تھی؟ اسے قتل کیا گیا تھا یا کوئی حادثہ؟ اس کی موت کی وجہ کوئی نہیں جانتا. اس کی لاش بستی سے تقریباً 1 میل دور پہاڑیوں میں اس کے جیب کے قریب پڑی ہوئی پائی گئی ہے، جس پر زخموں کے لاتعداد نشان تھے اور زبان بھی کٹی ہوئی ہے. آس پاس اس کی جیب کے پہیوں کے سوا اور کسی قسم کے نشانات نہیں ملے، جس سے نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ اسے کسی نے قتل کیا ہوگا. اسی وجہ سے اس کی موت کو پراسرار قرار دیا جا رہا ہے اور اس کا ذمہ دار مجھے ٹھہرایا جا رہا ہے، کیونکہ وہ آخری مرتبہ مجھ سے مل کر گیا تھا. میں نے اس کا جملہ پورا کر دیا. سمبا نے فوری طور پر کوئی جواب نہیں دیا. وہ کچھ دیر تک نظریں جھکائے کھڑا رہا، پھر میری طرف دیکھتے بولا، تمہاری دوست بملا تھیوب کے ساتھ رہے گی اور تم اپنے جھونپڑے سے باہر نہیں نکلو گے. شام کا اندھیرا پھیلتے میں تم لوگوں کو دوسری بستی میں منتقل کر دیا جائے گا. دوسری بستی؟ کیا مطلب؟ میں نے الجھی ہوئی نظروں سے اس کی طرف دیکھا. وہ بستی یہاں سے چند میل دور پہاڑی میں واقع ہے، وہاں تم محفوظ رہو گے. سمبا نے جواب دیا. کیا یہاں مجھے کوئی خطرہ ہے؟ میں نے پوچھا. جیسا کہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اس قبیلے کے لوگ سلاجو اور امن پسند ہیں، لیکن اس قسم کا غیر معمولی واقعہ ان حالات میں تبدیلی پیدا کر سکتا ہے. اس لیے مکھیا نے فیصلہ کیا ہے تمہیں دوسری بستی میں بھیج دیا جائے اور تم وہاں محفوظ ہوگے. سمبا چلا گیا اور میں ایک بار پھر الجھن میں مبتلا ہو گیا. قبیلے کی توہم پرستی کے بارے میں سن کر میں یہ سوچے بغیر نہیں رہ سکا کہ بستی کے لوگ مجھے کسی پراسرار شیطانی قوت کے زیر اثر سمجھ رہے تھے، اور ظاہر ہے وہ یہاں میری موجودگی بھی پسندیدگی کی نگاہ سے نہیں دیکھ سکتے تھے. لیکن میں یہ بستی اس وقت تک نہیں چھوڑ سکتا تھا جب تک میری یادداشت نہ لوٹ آئے. یہاں سے کہیں اور جانے کے لیے میری یادداشت کا بحال ہونا بہت ضروری تھا. آخر میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں اور کس طرح یہاں پہنچا، اور بملا سے میرا کیا تعلق ہے؟ ذہن پر بوجھ ڈالتے سے میرا سر دکھنے لگا اور میں کسی ہاترہا نتیجے پر نہ پہنچ سکا. میں دن بھر اپنے جھونپڑے سے باہر نہیں نکلا. مجھے منع کر دیا گیا تھا. بملا اگرچہ مستقل طور پر میرے جھونپڑے میں نہیں ٹھہری تھی، لیکن اس کی آمد و رفت جاری تھی. وہ بہت ہی بدحواس اور خوفزدہ تھی. وہ جب بھی جھونپڑے میں آتی چند منٹ رکتی اور پھر واپس چلی جاتی. اس مرتبہ اس نے مجھے بتایا کہ تھیوب اور دوسری عورتوں کے توسط سے وہ یہ پتہ لگانے کی کوشش کر رہی ہے کہ مکھیا کو اس بات پر آمادہ کر لیا جائے کہ ہمیں اس بستی سے کہیں اور نہ بھیجا جائے. سپہر کے قریب میں پیشاب کے لیے جھونپڑے سے باہر جانا چاہتا تھا تو ایک آدمی نے مجھے روک لیا. اس نے کچھ کہا، لیکن تبتی زبان کا ایک لفظ بھی میرے پلے نہیں پڑ سکا. چونکہ وہ خود تبتی کے سوا کوئی اور بات نہیں سمجھتا تھا، میں نے اشارے سے اسے بتایا کہ میں جھونپڑے سے اندر آ کر ایک نکڑ کی طرف اشارہ کر دیا اور مجھے مجبوراً اس نکڑ میں جا کر فراغت حاصل کرنا پڑی. وہ چاند کی 14ویں شب تھی. غروب آفتاب کے فوراً بعد ہی چاند طلوع ہو گیا اور اس کے تھوڑی دیر بعد ہی سمبا جھونپڑے میں داخل ہوا. اس کے ساتھ بملا تھی اور پھر صرف 2 منٹ بعد میں، بملا اور سمبا ساتھ والی بستی کے لیے نکل رہے تھے. چاند رات میں آس پاس بکھری ہوئی وادی کا منظر چاندنی میں بڑا ہی دل فریب تھا. اگر میں ذہنی طور پر اپسیٹ نہ ہوتا اور نہ گفتگو صورتحال سے دوچار نہ ہوتا تو اس منظر سے لطف اندوز ہونے کی کوشش ضرور کرتا. سمبا مجھے اس بستی کے بارے میں بتا رہا تھا جہاں ہم جا رہے تھے. اس کے کہنے کے مطابق وہ بستی چٹانی غاروں میں آباد تھی. بعض غار قدرتی تھے جبکہ بیشتر چٹانی کاٹ کر بنائے گئے تھے. میرا خیال تھا کہ وہ بستی زیادہ سے زیادہ 4 میل کے فاصلے سے پر ہوگی، لیکن ہم پہاڑوں کے پرپیچ راستوں پر تقریباً 4 گھنٹوں تک چلتے رہے اور بالآخر اس پراسرار بستی میں پہنچ گئے. میں اسے پراسرار ہی کہوں گا کیونکہ کوئی جھونپڑا یا مکان نظر نہیں آ رہا تھا. ساری آبادی پہاڑی غاروں میں تھی. ان غاروں کے سامنے ایک چھوٹے سے میدان میں آگ کا بہت بڑا الاؤ روشن تھا اور کئی لوگ اس الاؤ کے ارد گرد جمع تھے. ان میں مردوں کے علاوہ عورتیں بھی تھیں اور 11-12 سال کی عمر کے بچے بھی تھے. سمبا ایک لمحے کو لوگوں کے قریب گیا اور ہمیں اشارہ کرتا ہوا آگے بڑھ گیا. چاندنی رات میں غاروں کی یہ بستی واقعی بہت پراسرار لگ رہی تھی. میرے خیال میں یہ غار چٹانوں میں صدیوں کی شکست و رہت کے بعد مارز وجود میں آئے تھے اور شاید یہ لوگ بھی بہت عرصے سے ان غاروں کو اپنا مسکن بنائے ہوئے تھے. ایک چٹان پر چڑھ کر ہم ایک غار میں داخل ہو گئے اور غار جزوی طور پر انسانی ہاتھ کا بنایا ہوا تھا. اندر داخل ہونے کا راستہ ایک مکان کے عام دروازے کی طرح تھا. دونوں طرف چٹانوں کو تراش کر ستون بنائے گئے تھے. اندر سے یہ غار 10-22 فٹ کے ایک کمرے کے برابر تھا.
अंदर से ये गार 10 बाय 10 फुट के एक कमरे के बराबर था। इसकी दीवारें खुरदरी थीं। पीछे की तरफ भी एक तंग सा रास्ता था। एक दीवार में मशल टंगी हुई थी, जबकि दूसरी दीवार के करीब एक गद्दा बिछा हुआ था। उस पर कई कंबल पड़े हुए थे। ये तुम्हारा कमरा है, सिम्बा ने कहा। यहाँ तुम आराम से रह सकते हो, तुम्हें यहाँ पर कोई खतरा नहीं है। बमला की आंखों में देखते हुए उसकी आंखों में उभरने वाली चमक ने मुझे बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया था। अचानक मेरे जहन को एक झटका सा लगा। जहन पर गहरी तारीकी की बजाय धुंध सी महसूस हो रही थी। इस धुंध में कुछ ख्यालों से उभर रहे थे। अचानक अपने बाजू पर किसी के हाथ का दबाव महसूस करके मैं उछल पड़ा। वो बमला थी। उसकी आंखों में अजीब सी वहशत थी, जैसे किसी बात से खौफजदा हो। तुम लोग थक गए होगे, आराम करो। सिम्बा ने बारी बारी हम दोनों की तरफ देखा। आज पूर्णमासी की रात है, चांद की 14वीं शब। आधी रात के यहाँ चंद गोपा आने वाला है। बहुत दिलचस्प आदमी है। तुम लोग भी इससे मिलकर खुश होगे। अगर वो ना भी मिलना चाहो तो कोई हर्ज नहीं। आराम से यहाँ पड़े रहना, अब सुबह मुलाकात होगी। वो दरवाजे के करीब पहुंचकर रुका और हमारी तरफ देखते हुए बोला, यहाँ कोई तुम लोगों के लिए खाना लेकर नहीं आएगा। थोड़ी देर बाद सामने वाले मैदान में याक का गोश्त भुना जाएगा। तुम लोग वहां जाकर अपना हिस्सा वसूल कर लेना। ये बात कहते हुए उसके होंठों पर हफीफ सी मुस्कुराहट आ गई। सिम्बा के जाने के बाद मैं गार का जायजा लेने लगा। दरवाजे के एक तरफ याक की खाल का पर्दा लटका हुआ था। जरूरत के वक्त इस पर्दे का एक तरफ से स्टोन के साथ दरवाजा बनाया जा सकता था। एक तरफ दीवार के साथ गद्दा बिछा हुआ था, जिस पर 3-4 कंबल पड़े हुए थे। दरवाजे के करीबी लकड़ी का एक टब में पानी भरा हुआ था और फिर उसके साथ ही एक पत्थर पर एल्युमिनियम का एक मैला सा गिलास भी रखा हुआ था। कदला, गद्दा, कंबल और पानी का टब, इस गार की कुल कायनात थी। दरवाजे से जरा हटकर दीवार में मशल टंगी हुई थी। मैंने आगे बढ़कर वो मशल उतार ली और गार की पिछली तरफ तंग से रास्ते की तरफ बढ़ने लगा। बमला भी मेरे साथ थी। अब वो खौफजदा थी और उसे मेरा बाजू थाम रखा था। वो तंग सा रास्ता दरअसल एक दरार थी जो तकरीबन 15 गज आगे बाएं तरफ मुड़ गई थी और उस तरफ रोशनी नजर आ रही थी। मैं उस तरफ भी एक छोटा सा गार था और उसमें भी वही चीजें थी जो हमारे गार में थी, यानी एक गद्दा, कंबल और दरवाजे के करीब पानी का एक चौबी बर्तन। ताहम दीवार के साथ दाएं से बाएं तरफ बंधी हुई एक रस्सी पर कुछ कपड़े टंगे हुए थे और इस दीवार में एक दरार नजर आ रही थी। हम इस दरार में दाखिल होकर एक तीसरे गार में पहुंच गए। अब मुझे अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि चट्टानों के अंदर ही ये कुदरती गार एक दूसरे से मिले हुए थे। हो सकता है चट्टानों के अंदर वाकया ये गार किसी पुराने जमाने में पानी की गुजरा रहे हों, लेकिन फिर पानी ने रास्ता बदल लिया और इन कबालियों ने इन गारों को अपना मस्कन बना लिया। एक जगह रुककर मैंने बमला की तरफ देखा। उसकी आंखों में अजीब सी वहशत थी। उसने मेरा बाजू दबाकर वापस चलने का इशारा किया। मैंने मजीद आगे जाना मुनासिब नहीं समझा और वहीं से वापस लौट आया। अपने गार में दाखिल होते ही मैं ठड़क कर रुक गया और बमला तो खौफजदा सी होकर मेरे साथ चिपक गई। उसे दोनों हाथों से मेरा बाजू और भी मजबूती से पकड़ लिया। सामने गद्दे पर उस शख्स को बैठे देखकर मेरा तो दिमाग ही भग से उड़ गया। एक लम्हे को अंदाजा नहीं मैं लगा सका था कि वो इंसान है, जानवर। उसके सर के बाल, दाढ़ी और मूंछों के बाल बेतहाशा बढ़े हुए थे। आंखें अंगारों की तरह दहक रही थी। पीले पीले चौड़े दांत बेहद खौफनाक थे। हमें देखकर उसके होंठ फैल गए। वो यकीनन मुस्कुराया होगा, लेकिन उसका चेहरा कुछ और भी खौफनाक हो गया था। मशल की कपकपाती हुई रोशनी में वो शख्स खासा पुरस्कार लग रहा था। उस वैश्यनुमा इंसान के जिस्म पर भी पीले रंग का चोगा था। वो हमें देखकर कुछ देर के लिए अपनी जगह पर बैठा दांत निकोसता रहा, फिर उठकर हमारे सामने आ गया। उसकी नजरें बमला के चेहरे पर मजबूत थीं और फिर उसे अचानक ही हरकत की जिसकी कम से कम मुझे तवक्का नहीं थी। उसने बमला को दोनों बाहों से पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। बमला के मुंह से चीख निकल गई। वो वैश्य बमला को अपने साथ लिपटाने की कोशिश करते हुए अपने होंठ उसके चेहरे पर जमाने की कोशिश कर रहा था और बमला मुजाहमत करते हुए चीख रही थी, बचाओ हिम्मत सिंह, मुझे इस वैश्य से बचाओ। बमला चीही। उस वैश्य के हलक से खड़खड़ाहट की अजीब सी आवाजें निकल रही थी। मेरे दिमाग में धमाके से होने लगे। एक लम्हे को तो मुझे समझ भी नहीं आ सका कि ये सब क्या हो रहा है और फिर सूरत हाल की नजाकत का एहसास होते ही मैं जैसे होश में आ गया। मैं एक कदम आगे बढ़ा तो वो शख्स बमला को खींचता हुआ कई कदम पीछे हट गया। मैं भी फुर्ती से आगे बढ़ गया। मशल एक हाथ में लेकर मैंने एक तरफ फेंक दी। एक हाथ से बमला को पकड़ा और दूसरे हाथ उस शख्स के सीने पर रखकर उसे पीछे धकेलने लगा। वो एक कदम पीछे हट गया, लेकिन बमला की दोनों बाहें अब भी उसकी गिरफ्त में थी। मैंने हाथ फैलाकर हथेली से उसके चेहरे पर जरब लगाई। जरब हाथी जोरदार लगी थी। वो बकरे की तरह टकराता हुआ एक कदम और पीछे हट गया।
उसे बमला का एक बाजू छोड़ दिया। मैंने उसे संभलने का मौका दिए बगैर बिल्कुल इसी अंदाज में एक और जोरदार ज़रब लगा दी। इस मर्तबा चोट उसकी नाक पर लगी थी। वो बिलबिलाता हुआ कई कदम पीछे हट गया। उसकी नाक से खून बह निकला था और उसे बमला को भी छोड़ दिया। उसने अपना हाथ सीधा अपने चेहरे पर फेरा और अपने हाथ पर खून देखकर उसके चेहरे पर दरिंदगी सी उभर आई और फिर वो किसी दरिंदे की तरह टकराता हुआ मेरी तरफ लपका। मैंने बड़ी फुर्ती से नीचे झुककर उसे टांगों से पकड़कर उछाल दिया। वो मेरे ऊपर से होता बद की आवाज़ से पुश के बल गिरा। उसके मुंह से कराह खारिज हो गई थी, लेकिन वो बड़ी तेज़ी से उठकर मेरी तरफ लपका। मैं उससे भी ज़्यादा तेज़ी से अपनी एक टांग पर घूम गया। मेरी ज़ोरदार स्पिन किक उसके पहलू पर पड़ी। वो लड़खड़ा कर 2-3 कदम पीछे हट गया, लेकिन दूसरे ही लम्हे संभल कर मेरी तरफ लपका। लेकिन इस मर्तबा भी मैंने उसे करीब आने का मौका नहीं दिया। मैं किसी ताकतवर स्प्रिंग की तरह अपनी जगह से उछला। इस मर्तबा मेरी राउंड हाउस किक उसकी गर्दन पर लगी और वो बिलबिलाता हुआ जमीन पर ढेर हो गया। लेकिन वो भी अपनी ही किस्म का एक ढीठ आदमी था। गिरने के फौरन बाद ही उठ गया। उसका चेहरा किसी खूनहार दरिंदे की तरह बहुत भयानक हो रहा था। वो कुछ देर तक मेरी नज़रों के सामने खड़ा रीछ की तरह सीना गोभी करते हुए खूनहार नज़रों से मेरी तरफ देखते रहा और मुंह से अजीब सी आवाज़ें निकालता हुआ मेरी तरफ लपका। उसे दोनों हाथ आगे को निकाल रखे थे। इसमें शुबा नहीं कि उसमें बेपनाह ताकत भरी हुई थी, लेकिन वो लड़ाई के फन से वाकिफ नहीं था। उसने मुझे बाहों नरगे में लेकर मेरी हड्डियों को सुरमा बना सकता था। मेरे बाजू और टांगों की हड्डियों को माचिस की तीलियों की तरह तोड़ सकता था, लेकिन उसे अपनी ताकत के इस्तेमाल का सलीका नहीं था। वो मुझे अपनी फुलादी बाहों की गिरफ्त में लेने के लिए आगे बढ़ रहा था और मैं जानता था कि अगर मैं इसके हत्थे चढ़ गया तो जिंदा नहीं बच सकूंगा। मैं एक बार फिर अपनी जगह से उछला। मेरी फ्लाइंग किक उसके सीने पर पड़ी और वो बिलबिलाता हुआ पीछे उलट गया और इस मर्तबा में उसे संभलने का मौका नहीं दिया। मैं उसके जिस्म पर पैर दर पैर ठोकरें रसीद करता रहा और वो अपने आप को एक ठोकर से भी ना बचा सका। फिर मैंने बड़ी फुर्ती से झुककर उसके एक टांग को पकड़कर सर से ऊपर उठा लिया और गार के बाहर ले जाकर उसे पूरी कुव्वत से उछाल दिया। गार के सामने ढलान थी। पथरीली जमीन पर गिरते हुए उसके मुंह से चीख निकल गई। उसने अपने आप को संभालने की कोशिश की, लेकिन वो ढलान पर लुढ़कता ही चला गया। मुझ पर भी जुनून सतारी हो गया था और ये मेरा जुनून ही था कि जिसने हैवान नमा उस वहशी इंसान को मेरे हाथों बुरी तरह जख्मी कर दिया था। मैं एक बार फिर उसके पीछे लपकना चाहा कि किसी ने मुझे बाजू से पकड़कर पीछे खींच लिया। मैंने घूम कर पीछे देखा तो वो बमला थी। वो मेरे बाजू में उंगलियां गाड़े हुए मुझे इशारा कर रही थी और जब मैंने अपने आप पर काबू पा के सामने देखा तो मेरा सांस मुझे सीने में रुकता हुआ महसूस हुआ। 20-25 अफराद चंद गज के फासले पर गार के सामने खड़े थे। मेरे जहन में एक ख्याल बिजली के कुंदे की तरह लपका। एक बस्ती के लोग थे और मैं इनके लिए अजनबी था और मैंने इनके एक साथी को अदमुआ करके छोड़ दिया था। अगर ये लोग हमला कर देते तो चश्मे ज़दन में मेरी मौत वाक़या हो जाती और मेरी तिक्का बोती कर डालते, लेकिन उनमें से कोई भी आगे नहीं बढ़ा। वो न जाने कब से गार के सामने खड़े अपने साथी को पिटते हुए देख रहे थे, लेकिन इस दौरान किसी ने मुदाहलत की कोशिश नहीं की। अब वो लोग खामोश खड़े अपने इस जानवरनुमा साथी को देख रहे थे जो ज़मीन पर कड़ा करा रहा था। और कुछ देर बाद 2 आदमी मेरी तरफ बढ़ने लगे। उन दोनों के सर गंजे थे। उनके जिस्मों पर बुद्ध भिक्षु जैसे लिबास थे। ये इस कबीले के पहले 2 आदमी थे जिन्हें मैंने गंदा देखा। उनके आगे बढ़ने के अंदाज में जारहियत नहीं थी। वो नपे तुले कदम उठाते हुए आगे बढ़े और चंद कदम के फासले पर रुक गए। उन दोनों ने अपने बाजू सामने सीधे कर दिए, हथेलियों का रूप। उनमें से एक ने मुझे मुखातिब करते हुए ऊंची आवाज़ से कहा, लेकिन मैं एक लफ्ज़ नहीं समझ सका। ताहम उनमें से एक ने गैर इरादी तौर पर अपना हाथ ऊपर उठा दिया। वो दोनों में इस इशारे का न जाने का मतलब समझे कि उनके होंठों पर बेख्तियार मुस्कुराहट आ गई। उनमें से एक ने मेरी तरफ देखते हुए तेज लहजे में कुछ कहा और फिर दोनों ने अपने हाथ गिरा दिए और फिर मुड़कर तेज से कदम उठाते हुए अपने साथियों के करीब चले गए। उस शख्स ने एक आदमी से मुखातिब होकर कुछ कहा और वो मुझसे मुखातिब हुआ था। अपने साथियों से कुछ कहा कर वो चारों आगे बढ़ गए और ज़मीन पर पड़े हुए वहशी आदमी को हाथों से फौरन उठाकर डंडा डोली करते हुए एक तरफ ले गए। सामने आग के गिर्द लोग दोबारा जमा होना शुरू हो गए। मैं कुछ देर उनकी तरफ देखता रहा, फिर बमला को साथ लेकर अंदर आ गया। मैंने गद्दा खींचकर दरवाजे के सामने कर लिया और बमला को इशारा करता हुआ खुद भी बैठ गया। वो बार बार अपनी पसलियां सहला रही थी। उस कम वक्त ने शायद कुछ ज्यादा ही दबा दिया था। मैंने एक कंबल उठाकर उसके ऊपर डाल दिया। अपने आप को याद करने की कोशिश करो हिम्मत सिंह, बमला मेरी तरफ देख कर रूहान सी आवाज में बोली। वो एक आदमी था जिसे तुम्हें मार मार कर अदमुआ कर दिया, लेकिन अगर 4-5 आदमी मिलकर तुम पर या मुझ पर हमला कर देते तो हम क्या कर सकते थे? सिम्बा पता नहीं हमें उन वैश्यों के बीच क्यों छोड़ गया है। मुझे तो डर लग रहा है। हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा, लेकिन ये उसी वक्त मुमकिन है जब तुम्हारी याददाश्त लौट आए। भगवान के लिए कुछ याद करने की कोशिश करो।
मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, मैंने कहा। लेकिन तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? मेरा पीछे छोड़ दो और चले जाओ यहाँ से। मैं कब तक तुम्हें इन वैश्यों से बचाता रहूंगा? क्या कह रहे हो हिम्मत सिंह? बमला ने वैश्यज़दा से मुझे लहजे में मुझे कहा। मैं बमला हूँ, तुम्हारी बमला। पहचानो मुझे, अपने आप को पहचानो। मैं तुम्हें छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? कहाँ जा सकती हूँ? वो फूट फूट कर रोने लगी। मैं हैरत से उसकी तरफ देखने लगा। उसने वैसे ठीक ही कहा था, अगर वो 5-6 आदमी मिलकर बमला पर हाथ डालने की कोशिश करते तो मैं उसे बचा नहीं सकता था। वो एक ही शैतान था जिसे मैंने मार मार कर अधमुआ कर दिया था। मेरा ख्याल था जब मैं और बमला अंदर ही गारों में घूम रहे थे तो वो शख्स मैदान में अलाव के पास से उठकर हमारे गार में आ गया था। शायद अपने साथियों पर अपनी बहादुरी का रोब दिखाना चाहता था। उसका ख्याल होगा कि मुझे मार पीट कर बमला को मुझसे छीन कर ले जाएगा, लेकिन वो खुद ही मेरे हाथों बुरी तरह मारा गया और उसके साथ ही उसे उठाकर बस्ती से बाहर ले आए। गोया बुज़दिलों की यहाँ वे कोई कदर नहीं थी। मुझे बमला पर तरस भी आ रहा था। अगर इस वक्त मैं ना होता तो वैश्य इसका तिया पांचा कर देता। बमला बार बार मुझे कुचोके लगा रही थी कि मैं अपने बारे में कुछ याद करने की कोशिश करूं। मैं कोशिश तो जरूर करता था, लेकिन मुझे याद कुछ नहीं आ रहा था। तकरीबन 1 घंटे बाद वही भिक्षु हमारे लिए याक का बुना हुआ ताज़ा गोश्त ले आया। सिम्बा ने कहा था कि अलाव पर जब गोश्त भुना जाएगा तो मैं अपना हिस्सा ले आऊं, लेकिन मुझे वहां जाने की जरूरत ही पेश नहीं आई थी। गोश्त किसी कदर नमकीन और बहुत लजीज था। भूख मिटाने के बाद मैंने गद्दा पीछे खींचकर दीवार के साथ लगा दिया और दरवाजे पर पर्दा खींच दिया। अब मुझे इन लोगों की तरफ से कोई खतरा नहीं था। उनके एक साथी की पिटाई करके मैं अपनी बर्तरी साबित कर चुका था और मुझे यकीन था कि अपने साथी का हशर देखने के बाद और कोई भी मेरे सामने आने की कोशिश नहीं करेगा। वैसे भी वो लोग मेरी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा चुके थे और मुझे उनसे कोई खतरा नहीं था। बमला मेरे करीब दीवार से टेक लगाए बैठी थी। वो कभी बुड़बड़ाने लगती और कभी पलक झपके बगैर मेरी तरफ देखने लगती। आधी रात के करीब गार के सामने कदमों की आहट सुनकर मैं चौंक गया। मैं अपनी जगह से उठना चाहता था कि दरवाजे का पर्दा हटा और वही भिक्षु अंदर दाखिल हुआ, लेकिन वो ज्यादा आगे नहीं आया था। वो कभी बमला कर और कभी मेरी तरफ देखते हुए कुछ कह रहा था, लेकिन मुझे एक लफ्ज भी समझ में नहीं आ सका था। चंद गोम्पा। मुझे सिम्बा की बात याद आ गई। उसे जाने से पहले चंद गोम्पा नाम के किसी आदमी का जिक्र किया था कि आधी रात के वक्त यहाँ आने वाला था और इस वक्त ये भिक्षु भी उसके बारे में कुछ कह रहा था। मैंने उठकर दरवाजे से बाहर झांका। मैदान में जलते हुए अलाव के पास अब 2-4 आदमी रह गए थे। भिक्षु के सामने वाली पहाड़ी की तरफ इशारा किया और गार के सामने ढलान पर उतरता चला गया। मैं भी उतर गया। बमला सवालिया नजरों से मेरी तरफ देख रही थी। मैंने उसे चंद गोम्पा के बारे में बता दिया। उसके चेहरे पर वहशत सी उभर आई। पता नहीं अब वो कौन है, कैसा आदमी हो। वो मेरी तरफ देखते हुए बोली, हमारे लिए कुछ और मसाइल ही ना पैदा कर दे। देखना तो चाहिए। मैंने कहा, मुमकिन है वो हमारी कुछ मदद कर सके। मेरी इस बात पर वो अजीब सी नजरों से हमारी तरफ देखने लगी, लेकिन बहरहाल वो मेरे साथ जाने को तैयार हो गई। हम गार से निकलकर ढलान पर उतरने लगे। वो भिक्षु गायब हो चुका था। अलबत्ता मैदान में अलाव के करीब अब भी 2-3 आदमी बैठे हुए थे। हमें देखकर एक आदमी ने सामने वाली चट्टान की तरफ इशारा कर दिया। हम सामने वाली पहाड़ी पर चढ़ने लगे। हमारे रास्ते उस पहाड़ी का फासला 1 फरलांग के लगभग था। वो गार जमीन से तकरीबन 150 फुट की बुलंदी पर वाक़या था। ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन गार अंदर से काफी कुशादा था। एक तरफ दीवार में लगी हुई एक मशल जल रही थी और गार के आखिर में एक और कुशादा रास्ता नजर आ रहा था। हम दोनों उस तरफ बढ़ते रहे। बमला ने मेरा हाथ पकड़ लिया था। उसके चेहरे पर वहशत थी और वो खांसी सहमी हुई थी। हमारे एक साथ उस गार में जो कुछ हुआ था वो उसे खौफजदा कर देने के लिए काफी था। वो तकरीबन 20 किलोमीटर तवीज़ गज लंबी गार थी। उसके एहतमाम पर रोशनी नजर आ रही थी और जब हम सुरंग के दूसरी तरफ पहुंचे तो मंजर देखकर मेरा दिमाग भग से उड़ गया। वो बहुत ही कुशादा गार था, बल्कि उसे गार कहना मुनासिब नहीं था। चारों तरफ अमूदी चट्टानें थी और ऊपर छत नहीं थी। आसमान पर चमकता हुआ चांद नजर आ रहा था। शायद इस कबीले की पूरी आबादी इस गार में जमा थी। सिर्फ औरतें और मर्द थे। एक दीवार के साथ तकरीबन 3 फुट ऊंचा चबूतरा था और जिस पर 10-12 अफराद बैठ सकते थे और कस्बे के सारे लोग उस चबूतरे के सामने जमा थे। चबूतरे के पिछली तरफ एक और तंग सी सुरंग थी। चंद मिनट बाद उस सुरंग से 2 आदमी बरामद हुए। उनके पीछे चंद औरतें थी और उसके बाद जो आदमी नमूदार हुआ, मैं उसे देखकर उछल पड़ा। मुझे बैंकॉक का पंडित रघुनाथ याद आ गया, जिसे बैंकॉक शहर से बाहर आश्रम बना रखा था। वो दरअसल अय्याशी का अड्डा था और दारा ने इस आश्रम में पनाह ली थी। वो आश्रम जराइम का अड्डा भी था जो हमारे हाथों जलकर राख हो गया था और बाद में पंडित रघुनाथ भी थाई के हाथों मारा गया था। उस शख्स का हुलिया बैंकॉक के पंडित रघुनाथ से ज्यादा मुख्तलिफ नहीं था। लंबा कद, भारी भरकम जिस्म, गंजा सर, जिसके पिछले हिस्से पर तकरीबन एक बालिश लंबी चुटिया थी।
आंखें अंगारों की तरह दह रही थी। दाढ़ी और मूंछों के बाल इस तरह आपस में उलझे हुए थे कि मुंह जो है वो बिल्कुल छुप कर रह गया था। उसके जिस्म का बलाई हिस्सा बरहना था और सीना रीछ के बालों की तरह बालों से भरा हुआ था। कंधों और बाहों पर भी घने बाल नजर आ रहे थे। उसने स्कर्ट की तरह की निकर पहन रखी थी जो घुटनों से काफी ऊंची थी और रंग बिरंगे मोतियों की कई मालाएं पहनी हुई थी। वो निहायत ही गलीज और गंदा आदमी था। मुंह से टिपकते हुए राल से दाढ़ी के बाल गीले हो रहे थे। उसे देखकर ही उबकाई आती थी। लेकिन हैरत की बात यह है कि नीम बरहाना औरतें दाएं बाएं से अपनी बाहों में लपेटकर उसे अपनी आगोश में ले रखा था। वो अपना बोझ कभी एक औरत पर डालता और कभी दूसरी औरत पर। वो चबूतरे पर फैल कर बैठ गया। दोनों औरतें उसके बाजू से लिपट कर बैठ गईं। चबूतरे के सामने लोग बड़ी अकीदत भरी नजरों से उसकी तरफ देख रहे थे। मुझे अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि वो इस कबीले का कोई रूहानी पेशवा था, लेकिन सिम्मा ने तो इस बारे में कोई बात नहीं की थी। चंद गोपा कुछ देर अंगारों जैसे सुरह आंखों के सामने सामने बैठे हुए लोगों को देखता रहा और फिर से दो लोगों को इशारा किया। वो दोनों औरतें उठकर चबूतरे पर पहुंच गई। चंद गोपा ने अपना एक पैर आगे को फैला दिया। वह दोनों औरतें उसका पैर चाटने लगी। उसका इशारा पाकर एक और औरत चबूतरे पर आ गई और उसका दूसरा पैर चाटने लगी। और फिर एक और औरत, वो इसकी दाढ़ी के बाल और बालों में होंठों से चाटने लगी। ये सब कुछ देखकर मुझे शदीद हैरत हो रही थी क्योंकि चंद गोपा निहायत ही गलीज आदमी था, लेकिन ये औरतें बड़ी अकीदत और बड़े ही जोशो खरोश से उसके पैर और जिस्म को चाट रही थी। उसने शायद उनके अजहान को किसी कदर मुसख्खर कर रखा था और वो उसके इशारों पर इसके सामने झुक रहे थे। चबूतरे के अकब से एक और आदमी बरामद हुआ। उसे भुने हुए गोश्त से लबरेज एक बड़ा सा तश्त उठा रखा था। चंगोपा पैर समेट कर बैठ गया। एक शख्स ने तश्त उसके सामने रख दिया। चंदगोपा ने भुने हुए गोश्त का एक बड़ा सा टुकड़ा उठाया और दांतों से काट काट कर खाने लगा। उसका खाने का अंदाज भी बड़ा ही घनौना था। उसके मुंह से चपड़ चपड़ की आवाजें निकल रही थी जैसे कुत्ता हड्डी चबा रहा हो। चंदगोपा के इर्द गिर्द बैठी हुई औरतें बड़ी ललचाई हुई नजरों से उसकी तरफ देख रही थी। गोम्पा ने गोश्त का एक बड़ा सा टुकड़ा मुंह में रखा और उसे चूस कर एक तरफ उगल दिया। आस पास बैठी हुई औरतें उगले हुए गोश्त के टुकड़े पर इस तरह झपट पड़ी जैसे कुत्ता हड्डी पर झपटता है। गोम्पा के मुंह से उगला जाने वाला गोश्त का वो टुकड़ा किसी के हाथ आ पाया या नहीं, लेकिन वहां एक और दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो गई। वो चारों पांचों औरतें एक दूसरे से गुत्थम गुत्था होगी और चंद ही मिनट के बाद उनके लिबास तार तार हो चुके थे। अचानक ही गोम्पा के मुंह से एक गूंजदार आवाज निकली। उसने न जाने क्या कहा था कि वो औरतें एकदम एक दूसरे से अलग हट गई। गोम्पा तेज लहजे में उनसे कुछ कहता रहा और फिर तश्त में पड़े हुए गोश्त के पार्चे उठाकर चबूतरे के सामने बैठे हुए लोगों की तरफ उछालने लगा और लोग कुत्तों की तरह उस पर झपटने लगे। इसके साथ ही ये पार्ट अपने इख्तिताम को पहुंचा।